अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट रॉन्ग साथ में हफ्ज़ुल अयूबी। नाज़रीन, हुकूमत का 1.5 माह गुजर चुका है, अभी तक कोई मुआशी पॉलिसी का ऐलान नहीं किया गया। हुकूमत के टारगेट सिर्फ अभी तक तो जो देखने में आ रहा है वो है IMF। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो जो टैक्स मशीनरी है, हुकूमती टैक्स अहदाफ हैं, वो पूरे होंगे नहीं होंगे, क्योंकि इम्पोर्ट बंद कर दी गई है। इस पर क्या असरात होंगे। दूसरा, जो शरह सूद में इजाफ़ा किया गया है उसके इम्पैक्ट अवाम पर किस तरह मुरतब होंगे, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उमर फ़ारूक साहब, आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के। उनके साथ मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब, माहिर टैक्स अमूर हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। उनके साथ मौजूद हैं सऊद अतीक साहब, आप भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के। नुमान यही साहब, आप सदर हैं लॉ टैक्स बार के, माहिर टैक्स अमूर हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। मौजूदा हालात में IMF के पास हुकूमत पहुँची हुई है, मुज़ाकरा चल रहे हैं। डॉलर है जो 200 की फिगर को क्रॉस कर गया। इसमें आप किस तरह देखते हैं जो हालात हैं और मुआशी पॉलिसीज़ हैं और जो महंगाई का तूफ़ान है, इसको किस तरह कंट्रोल कर पाएगी हुकूमत? देखिए, माशी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, ये बेसिकली परसेप्शन है जो हमारे लिए एक कहते हैं ना, रियलिटी से ज़्यादा परसेप्शन इम्पॉर्टेंट बन जाती है। पाकिस्तान की मईशत में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितनी हमारी परसेप्शन ख़राब हो चुकी हुई है। इस वक्त आम लोगों का या मालियाती इदारों का हमारे मतलब ख्याल है कि हम शायद बहुत शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। उसकी वजह से हमारे मुल्क में बेयकीनी की कैफियत है, और बेयकीनी भी चूँकि सियासत से रिलेटेड है तो वो बढ़ती जा रही दिन ब दिन। इस बेयकीनी को ख़त्म करना पड़ेगा। बेयकीनी या अनसर्टेनिटी जो है ना, ये ज़हर कातिल होती इकॉनमी के लिए। कोई इन्वेस्टर ऐसे हालात में काम नहीं करना चाहता। इस वक्त देखिए, जो आपका महंगाई का है वो तो एक तो डॉलर बढ़ रहा है, और दूसरा सुपर इन्फ्लेशन है या सुपर साइकिल हम कह रहे हैं, दुनिया सारी के अंदर जो महंगाई हो रही है उसकी वजह से। इसका दो हिस्से हैं, एक महंगाई है लोकल, एक महंगाई है इम्पोर्टेड। इम्पोर्टेड महंगाई के ऊपर तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर ऑयल की फिगर प्राइस बढ़ती जाएगी, जैसे अभी हुकूमत लॉस बेयर आउट कर रही है उसके ऊपर, तो वो कितना बेयर आउट कर लेगी इसके ऊपर लॉस। अभी जो मसला है वो मईशत हमारी बिल्कुल ठीक चल रही है, मईशत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो नेशनल इकनॉमिक कौंसल जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के अंडर काम कर रही है, वो रिपोर्ट कर रही है कि पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ 6% के ऊपर आ रही है इस साल की। दैट इज़ अ वेरी गुड फिगर। पाकिस्तान हिस्ट्री के अंदर कंसेक्टिवली 5.5 से ज़्यादा तो 2 साल कभी ग्रोथ आई नहीं। ये हमारी प्रॉब्लम ये क्या है, जब मैं आपको पहले भी बताता हूँ, जैसे इकॉनमी हमारी 5.5 पौने 6 से ज़्यादा हीट अप होती है तो जो हमारी डॉलर इकॉनमी है वहाँ पर डॉलर डेफिसिट आ जाता है। उसके अंदर आकर हम फंस जाते हैं कि हमारे पास हम सब कुछ बना सकते हैं पर डॉलर नहीं छाप सकते। वो डॉलर नहीं है अब हमारे पास। तो इसके लिए अब जो हुकूमत को कर्टेल करने की ज़रूरत है, डॉलर के रिजर्व्स को हमने बिल्ड करने की ज़रूरत है। और देखिए, इस मरतबा इस महीने में डॉलर आप बड़ा कॉमन सा एक फार्मूला है, $3 बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट है इस महीने में, $3.1 बिलियन की आपकी रेमिटेंसेज हैं। दैट मीन्स योर इकोनॉमिक बास्केट फॉर डॉलर इकोनॉमी $6.1 बिलियन। आपने इसी में रहकर इंपोर्ट करनी है, इससे ऊपर नहीं जाना। अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो नुकसान करेंगे, उससे रुपये की कीमत पर भी असर आएगा। अगर मैं $6 बिलियन की भी इंपोर्ट कर लूँ तो बहुत बड़ी इंपोर्ट है, साल की $72 बिलियन की आप इंपोर्ट कह होती रहे है। हैं जो मुआशी हालात हैं वो ठीक हैं। इस इत्तेहादी हुकूमत का यही नारा था, महंगाई है, लाकानूनीत है, कोई मुआशी पॉलिसी का बेड़ा गर्क हो रहा है, मुआशरत का बेड़ा गर्क हो रहा है। लेकिन जब से ये आए हैं उसके बाद कोई महंगाई पे कोई फ़र्क पड़ा है या कोई चीज़, किसी चीज़ पे कोई आवाम को कोई फ़ायदा हुआ है आपकी नज़र में? सर देखें, अब फिर वही बात है, मईशत और महंगाई ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करने अच्छा, पड़ेगा। इन्फ्लेशन जो हमारा इन्फ्लेशन भी एक अलग चीज़ 11 है। नंबर पर है, मैं 3 मैं नंबर पर श्रीलंका था जिसका हाल सबके सामने है। 11वें नंबर पे होते हुए इसका मतलब फिर वो साबका मसाइल तो हुकूमत की हैं। जो परफॉर्मेंस थी, मुआशी सलाहत या पॉलिसीज़ थी, वो ठीक थी? मुझे तो लगता है कि पिछली हुकूमत की पॉलिसीज़ इनसे बेहतर थी। वहाँ पर डॉलर 1 रुपया या 8 आने बढ़ता था, अब पिछले 1 महीने में 15 रुपये बढ़ गया है। तो ये तो सुपर इन्फ्लेशन की तरफ ले जा रहे हैं, हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ ले जा रहे हैं हम लोगों को। आप समझने की ज़रूरत है। मईशत क्या है, वो ये है कि आपके कारखाने काम कर रहे हैं, आपके अनाज उगा रहे हैं, खेत आपके प्रोडक्शंस आ रही हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तमाम कारोबार पाकिस्तान के प्रॉफिट में चल रहे हैं। ये तो है कि एक मईशत की साइड है। लेकिन सुपर इन्फ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन या फूड इन्फ्लेशन की, इसके बाद फूड पुश्ड इन्फ्लेशन है सारी दुनिया में, पाकिस्तान अकेले में नहीं है। उसकी वजह से आम आवाम को इन्फ्लेशन का शिकार होना पड़ रहा है। उससे हुकूमतें बचाती हैं, टारगेटेड सब्सिडीज़ देती हैं, पर मजाल है हमारी ये हुकूमत को आए हुए तकरीबन 2 महीने हो रहे हैं, इनमें फ़ैसला करने की कुव्वत ही नहीं है, फ़ैसले नहीं कर पा रहे।
अभी तक इनको समझ ही नहीं आ रही कि इन्होंने इकोनॉमी को किस तरह चलाना है। 30 साल का पहले भी तजर्बा है। मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत करती है, ये पीपल पार्टी भी, जितने भी तादी हैं, मुआशी टीम के पास कमी तो उनके पास कोई नहीं है, एक्सपर्ट की भी कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद अभी तक मुआशी पॉलिसी का ऐलान नहीं किया गया। ये इसकी क्या वजूहत है? सर ये तो साबित हो गया कि तजर्बा सिर्फ करप्शन करने का है। कोई माशी मुफ्ता इस्माइल साहब कुछ कर ही नहीं रहे। एक ऐसा आपने वज़ीर ख़जाना बिठा दिया है जो किसी से नेगोशिएट ही नहीं करना चाहता जाकर। आप किस तरह इसको मुल्क को चलाना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल देखिए, आपने आते ही मुर्गी के रेट में 200 रुपये का इजाफा कर दिया। दैट मीन्स ये अगर आप इसको रोज़ाना की 70 लाख किलो यूज़ होती है तो ये तो महीने का आपका आप हिसाब लगा लें 100 अरब रुपए का घोटाला है। आप इस तरह ना करें कि अगले इलेक्शन लड़ने के लिए अभी से पैसे निकाल ले, आवाम का खून मत करें। अच्छा उमर साहब, जिस तरह आप डॉलर की बात कर रहे थे, जो डॉलर जिन लोगों पे चंद अशराफे के पास है जो इंपोर्ट करते हैं और आगे जो महंगी गैस हुकूमत खरीद के उनको सस्ती प्रोवाइड करती है, उसमें भी $1.25 जो सब्सिडी देनी पड़ती है। अगर हुकूमत अगर ये इंपोर्ट को बंद करती है फिर सब्सिडी को ख़त्म करना चाहिए था। सब्सिडीज़ देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि टारगेटेड सब्सिडीज़ होती है सारी दुनिया में। मेरी गाड़ी में पेट्रोल मैं क्यों डलवाऊँ सब्सिडी वाला, जब मैं एक अफोर्ड कर सकता हूँ चीज़, मुझे उसकी पूरी कीमत देनी है, साथ मुझे 17% टैक्स भी देना है। ये बिल्कुल, मैं देखें अब में पाकिस्तानियत की कमी होती जा रही है। आप ठीक है मोटरसाइकिल वाले को सब्सिडी दे दें, 1 लीटर जो डलवाए उसको सब्सिडाइज़ करें, लेकिन लैंड क्रूज़र को, करोला को या सिविक को क्यों सब्सिडाइज़ कर रहे हैं आप लोग? हार्ड डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। अगर आपकी इस वक्त हुकूमत में ये इस्तात नहीं है तो बेहतर है या पिछलों को दे दे या फिर किसी इकोनॉमिस्ट को ये देकर ये चले जाएं यहाँ पर। ये इस तरह थोड़ी चलना है। ये टारगेटेड सब्सिडीज़ देनी पड़ेंगी। आटे की सब्सिडी जैसे हुकूमत कर रही है, बिल्कुल गलत है। कभी ओवरऑल सब्सिडीज़ नहीं दी जाती। आप जो एहसास कार्ड या जो भी कार्ड है इनका, वो जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको आटे की मद में सब्सिडी दें। उमरा को आटे की मद में सब्सिडी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह थोड़ी मुल्क चलना है। अगर हमने चंदे पर ही मुल्क चलाना है, ये पॉसिबल नहीं है किस तरह ये मुल्क। अच्छा उमर साहब, दोबारा आप तरफ आऊँगा। उमर फ़ारूक साहब, पॉलिसी की जब हम बात करते हैं, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जो पॉलिसी है, जो टैक्स टारगेट को पूरा करते हैं आप, वो क्या पॉलिसी, किस पॉलिसी के तहत करते हैं? मार धाड़ करनी है, नोटिस करने हैं या बैंक अटैच करने हैं, क्या पॉलिसी है आपकी सर? इन्फोर्समेंट का जो अल्फाज है या लफ्ज़ है, ये बेसिकली सिर्फ कंसिस्टेंट नॉन कंप्लायंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है। पीआरए की जो इस टाइम करंट पॉलिसी है, हम लोग टैक्स अवेयरनेस पे और टैक्स एजुकेशन पे ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहे हैं, ना कि इन्फोर्समेंट पे एम्फसाइज़ कर रहे हैं। क्योंकि पीआरए ये समझता है कि टैक्स कलेक्शन आपकी जितनी ज़्यादा अवेयरनेस और टैक्स एजुकेशन से इंक्रीज़ होती है, उतनी ज़्यादा शायद हार्श या सख्त मेजर्स लेने से नहीं होती। अगर आप पीआरए के पिछले फाइनेंशियल ईयर की हिस्ट्री उठा के देख लें तो हमने एक भी सीलिंग एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की, ठीक है, एक भी बैंक अटैच नहीं किया। जितना अभी तक का हमारा टारगेट 150 अरब था और हम 140 अरब अब तक इकट्ठा कर चुके हैं। 156.9 अरब, बिल्कुल राउंड अबाउट फिगर अगर आप उसको देखें तो इस तरह थी, जो कि हमने अब रिवाइज कराया है, जो कि 166 हमने बिलियन करा लिया है। उसको पिछले रिवाइज साल भी रिवाइज हुआ था जी, पिछले साल भी रिवाइज 141 से आप 100 कितने पे गए थे? बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अब 126 141 अरब पे गए थे। बिल्कुल ऐसा ही है इस साल भी, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी अच्छी, अब तक हमारी 140 अरब के करीब कलेक्शन हो चुकी है जी। तो हमने रिवाइज करा, 1.5 माह आपके पास, सवा महीना भी है, बिल्कुल अभी 1.5 माह मौजूद है और 1.5 माह के अंदर हम ये जो रिवाइज टारगेट है 166 का, इसको हम अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। और ये सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हुआ है कि लोगों में टैक्स अवेयरनेस आई है और लोगों को पता चला है कि एक्चुअली टैक्स है क्या या इनडायरेक्ट टैक्स हमने कैसे देना है। एक सबसे बड़ा जो इशू लोगों के जहन में होता है, ख़ास तौर पे जो स्मॉल सर्विस सेक्टर हैं, जो छोटे बिजनेस ओनर्स हैं, उनको शायद लगता है कि सेल्स टैक्स उन्होंने अपनी जेब से देना है। हालांकि इस चीज़ को अगर उनको जब उनकी समझ में चीज़ आ जाती है कि सेल्स टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि आपने कस्टमर से लेके देना है और इसमें बल्कि आपका फ़ायदा है, आपको अपनी परचेजेस के अगेंस्ट इनपुट भी मिलता है। जब इनको ये चीज़ क्लियर होती है तो फिर जो है ना ऑटोमेटिकली आपकी टैक्स कलेक्शन इंक्रीज होती जाती है। अच्छा, जो इतनी भी बिजनेस एक्टिविटी अगर हो तो टैक्स लोग देते हैं ना, टारगेट्स में को हमारे मुल्क में इस साल में या पिछले साल में बिजनेस एक्टिविटियाँ जो उनमें फ़र्क महसूस हुआ है? इस दफ़ा ज़्यादा टैक्स वो लोग सेक्टर से आ रहा है या पिछले साल कम आता था? देखिए जी, कंपैरेटिवली देखें, हर सेक्टर को कोविड ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था।
कोविड क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया, अब उस तरह से रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कारोबार करने पे। आपके जो बहुत ज़्यादा सेक्टर्स अफेक्ट हुए थे, मैं एक दो नाम लेता चलूँ, एक रेस्टोरेंट सेक्टर आपका अफेक्ट हुआ था, मैरिज हॉल्स आपके अफेक्ट हुए थे, बंद कर दिया गया था अफेक्ट हुए। हुकूमत की तरफ से। बिल्कुल जी, देखिए जो एक चीज़ चल ही नहीं रही थी तो ऑटोमेटिकली उनका बिजनेस तो अफेक्ट होना था। लेकिन अब कोविड क्योंकि कंट्रोल्ड है, तो अब जब ये कारोबार दोबारा से सही तरीके से चल रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि टैक्स जो है ना वो टैक्स पे भी कर रहे हैं और बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि PRA ने स्पेसिफिकली हर सर्विस सेक्टर की अलग अलग वर्कशॉप्स अरेंज की हैं इस पूरे ड्यूरेशन में फाइनेंशियल ईयर के, जिसमें कि हर स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करके उनको लोगों को बुला के वर्कशॉप्स अरेंज कराई गई हैं। विद होल्डिंग के हवाले से वर्कशॉप कराई गई हैं कि आप अवेयरनेस के लिए लोगों में। बिल्कुल ऐसे ही है, जिसपे कि जब वो आके PRA में विजिट करते हैं, एक अफसर से उनकी जो एक झिझक होती है एक टैक्स पेयर की, वो खत्म होती है, खौफ दूर होता है। तो उससे ये है कि जब आपका आपस में म्यूचुअल जो है एक वो रिलेशन बन जाता है, तो वो अच्छे तरीके से लोग पे टैक्स देने को देते हैं। मेरे साथ इस वक्त जो सऊद अतीक साहब हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। आप सर तर्जमान भी हैं, फोकल पर्सन भी हैं EIMS इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम के, जो पहले रिम्स की सूरत में था। तो इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए पहले से कोई टैक्स पेयर की तादाद में इजाफा हुआ है, कोई बेहतरी के रिज़ल्ट हैं? क्योंकि FBR ने PRA को तकलीद करते हुए POS सिस्टम वो FBR लेकर आया। आप इसमें किस तरह सोचते हैं, कोई बेहतरी है ये इससे? देखें जी, सबसे पहले जो EIMS है ये मैं बता दूं कि ये इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम है। रिम्स जो था इससे पहले जो था वो सिर्फ रेस्टोरेंट तक था। इसमें हमने कोरियर सर्विस, रेस्टोरेंट्स, ब्यूटी पार्लर्स और यहाँ तक कि अब वेयर हाउस वाले जो हैं वो सर्विस भी हम इसमें लेके आ रहे हैं। अब तक तकरीबन 300 बिजनेस हमारे पास EIMS पे आ गए हैं, जिसमें जी बाकी अगर उसको देखा जाए उसमें ब्यूटी पार्लर्स भी हैं, उसमें रेस्टोरेंट्स भी हैं, उसमें कोरियर भी हैं। तो इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। उसके अलावा अगर हम इसको देखें कि इसका हमें जो आप कह रहे हैं कि इम्पैक्ट क्या है, इससे उनको रिटर्न फाइलिंग में आसानी होगी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सेल्स जो हैं वो डिक्लेयर की हुई हैं। उनकी सेल्स जो हैं वो हमें रियल टाइम इनवॉइस मतलब हमारे सामने वो आ रही है। जब वो उसकी रिटर्न फाइलिंग करेंगे उनको बहुत आसानी होगी कि उन्होंने इतना बिज़नेस जो था वो सर्विसेज वो दी हैं और उसी का उन्होंने सेल्स टैक्स दिया है। इसके साथ साथ जो हमने रिड्यूस रेट स्कीम थी उसमें ब्यूटी पार्लर्स थे, ब्यूटी पार्लर्स भी 5% पे हैं। इस 5% की वजह से हमारा जो एक ब्रॉडनिंग का काम हुआ है, रेट कम करने से, मैं आपको बात एक बताऊं कि रेट कम करने से हमारा टैक्स इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि इनपुट खत्म किया गया, रेट कम किया गया। उसमें हमारा जो सेल्स टैक्स है वो इंक्रीज़ हो गया है, क्योंकि हमने ब्रॉडनिंग की है। हर बंदा पहले 16% से घबरा जाता था। अच्छा साहब, ये जो आप बता रहे हैं जिस तरह माशाल्लाह होना भी चाहिए, कौन कौन से इलाके हैं, किन किन शहर में सबसे ज़्यादा लोग रजिस्टर हुए हैं आपके, और आपने ख़ास तौर पे ये लाहौर को या कोई ऐसे शहर को फोकस किया हुआ है जहाँ सबसे ज़्यादा जो होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या ब्यूटी पार्लर हैं, ये टारगेट रखे हुए इन शहर में रखना है? क्योंकि पंजाब तो बहुत बड़ा सूबा है जिसकी आबादी तमाम सूबों से ज़्यादा है। इनके हिसाब से जो आप कह रहे हैं, जो टारगेट कर रहे हैं, वो उस तादाद के बराबर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टारगेट अपने अहदाफ पूरे कर पाया है। लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लूँगा। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी साहब, देखें जी, अगर मैं बात करूं कि सिर्फ पंजाब के या लाहौर के कुछ इलाके हैं उसमें हम फोकस करें तो ये बिल्कुल बात गलत है। हमारा फोकस पूरे पंजाब के ऊपर है। हमने पंजाब में, लाहौर के हर एरिए में, खा वो कोई भी एरिया हो, हमने उसको EIMS का नोटिस, इंटीमेशन, हमने सब कुछ काट दिया है। उसके अलावा लाहौर के अलावा मुल्तान में, फैसलाबाद में और जहाँ जहाँ हमारे ऑफिस कमिश्नरेट मौजूद हैं, सियालकोट में, हमने EIMS का जितना भी हमने उसकी एक्सपेंशन है वो कर दी हुई है। ज़्यादा अगर आप पूछें कि ज़्यादा अभी लाहौर में है, क्योंकि
आईटी बेस्ड है, लोगों को थोड़ा सा सॉफ्टवेयर से कुछ समझने में कुछ थोड़ा सा इश्यूज़ हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी फ़िलहाल हमारा जो फोकस है, ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ लाहौर के ऊपर है, वो सारे पंजाब के ऊपर है। हम ये नहीं बात करेंगे कि खाली लाहौर को हमने या लाहौर के खाली पॉश एरियाज़ को। तो सबसे ज़्यादा लाहौर से होता है। हाँ जी, ये पंजाब के तो 36 शहर हैं सर, सब बड़े बड़े, जहाँ आपका अभी ज़ेली ऑफिस भी नहीं है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सियालकोट ऐसी में तो खुली है। जी बिल्कुल इससे ऐसी बेहतरी है। आएगी। आप इसको, क्योंकि फोकल पर्सन है, आप इनको देखते हैं सारी चीज़ों को, कौन कौन से सेक्टर हैं वैसे भी जो पीआरए के अंडर में होने चाहिए, जिनसे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी बेहतर टैक्स कलेक्ट कर सके? जो ईएमएस के अंडर होने चाहिए, देखें जी, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, कोरियर, ब्यूटी पार्लर, ये वो है जहाँ पे इन्वॉइस मतलब बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है। हम इसमें क्योंकि ये हमारे फोकस्ड हैं, फ़िलहाल ये फोकस्ड हैं। अभी अगर हम इसको बहुत ज़्यादा कर देंगे तो लोगों की एक रेपल्शन आएगी। इस वजह से हमने इसको फोकस अभी रेस्टोरेंट में, क्योंकि रेस्टोरेंट में पहले रिम्स भी था, जिस तरह हमारे मतलब जिस तरह हमारी ये ब्यूटी पार्लर्स हैं, इनको हमने आहिस्ता आहिस्ता इनका रेट भी कम कर दिया है, 5% पे आ गया है, और ईएमएस भी इंस्टॉल, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो लाहौर में या बाकी शहरों में इसको आहिस्ता आहिस्ता हम लेके जा रहे हैं। नुमान साहब, क्योंकि लाहौर टैक्स बार एशिया की सबसे बड़ी टैक्स बार है, जो मौजूदा हालात हैं इनको आप, सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम है मुल्क में, आप इसको किस तरह देखते हैं? मैं इस हवाले से काफ़ी प्रोग्रेसिव हूँ। ऐसी बात नहीं है कि अगर आपके माशी हालात या सियासी हालात ऐसे हो गए हैं तो आप घर में कारोबार करना छोड़ देंगे। आपकी देखें जो बेसिक ग्रोथ है आपकी आबादी की 2.3%, 2.5% बेसिक ग्रोथ है। जी जी। अगर आप उसको मद्देनज़र रखें तो आपकी इकॉनमी ने 2.34 नेचुरली ग्रोथ करनी है और इंक्रीज़ होनी है। बाकी यहाँ तक बात रह गई कि अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है, वो थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट का मैं समझता हूँ शिकार होने की वजह से ये हुआ कि आपने जो अननेसेसरी, जिसके मैं जो मौजूदा हुकूमत ने कोशिश की है कि अननेसेसरी इंपोर्ट्स जो लग्जरी आइटम जिनको कहा जाता है, उनको तो बेशक इन्होंने बैन किया है थोड़ी देर के लिए, कुछ अर्सा के लिए, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होगा? मैं गुजारिश करने लगा हूँ उससे एक थोड़ा सा लोगों को दूसरे तरीके से आ जाएगा माल दूसरे तरीके से आएगा, लेकिन इतनी भी फरावानी से तो नहीं ना आएगा। कितना क्या तरीका कार इख्तियार करोगे? हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, हमारी कस्टम्स हैं, वो बैठी भी है। अब ये तो नहीं है कि अगर एक चीज़ एक ख़ास लिमिट तक, मिसाल है अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट 10,000 आइटम्स हैं और अगर आप 10,000 इंपोर्ट कर रहे थे तो 10 की 10,000 तो चीज़ें या 10,000 टन आप ऐसे तो नहीं पूरा टैक्स के बगैर या इलीगल तरीके से मंगवा सकते। पाकिस्तान है, यहाँ पे पूरा नेटवर्क है, कस्टम्स वाले आए रोज़ छापे मारते हैं, चीज़ें पकड़ते रहे हैं। इसमें कोई ऐसी, मैं इस लिहाज से मैं समझता हूँ मैं प्रोग्रेसिव हूँ, टेंशन की बात नहीं है। ये एक ट्रांजिशनल पीरियड चल रहा है जो कि 3-4 साल से मैं समझता हूँ, जो कि एक इकॉनमी पे रहा, इंडस्ट्री को छोड़ के आपने जो रेट ऑफ मार्कअप रेट जो बढ़ाया उससे ये इसमें काफ़ी ख़राबी आई है। अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लें और मेरे ख्याल में बेहतरी आ सकती है। साहब कह रहे थे हमने जिन सेक्टर पे जिन पे हमने टैक्स रेट 16 से 5% की इनपुट ख़त्म किया, वहाँ से हमें जो टैक्स कलेक्शन भी बेहतर हुई और लोग ज़्यादा टैक्स नेट भी आना शुरू हो गए। इस पीआरए को देखते हुए फिर एफबीआर को स्टेप लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए कि एफबीआर को लेना चाहिए? जी बिल्कुल लेना चाहिए, और वैट मोड में आना चाहिए। वैल्यू एडिशन करें, अपने हिस्से का टैक्स दें, और कोई इनफैक्ट ये जो कैरी फॉरवर्ड और रिफ़ंड का जो एक इन्होंने बनाया है ना मामला, रिफ़ंड का तो मामला सिर्फ एक्सपोर्टर या जो भी चंद सेक्टर हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। जब तक सेक्टर बेस्ड टैक्स नहीं होगा, इनपुट आउटपुट वाला जो एक निज़ाम बनाया गया इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। इस निज़ाम को ख़त्म करने के बाद एक मिनिमम टैक्स, हमारे उस्ताद होते थे जब हम प्रोफेशन में आए, वो अक्सर एक लफ्ज़ बोला चा करते थे, हाई रेट ऑफ टैक्सेस, हाई रेट्स ऑफ करप्शन, लो रेट ऑफ टैक्सेस, लो रेट ऑफ करप्शन। हमें पीआरए की मिसाल हमारे सामने है। इन्होंने चलें एक वो कोविड का मामला बना, सबसे पहले शादी हॉल्स के साथ इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया 8-7 साल पहले, उसका एडवांटेज ही हुआ। आप रेट ऑफ टैक्स कम करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। बज़ाहिर नज़र आता है कि आप फर्दर टैक्स ले रहे हैं, आप अनरजिस्टर्ड को बेच रहे हैं, आप इस तरह की हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। जब तक आप एक फ्रेंडली, अभी बजट का आमद है, फ्रेंडली बजट ये नहीं है कि सिर्फ कह देने से हो जाए। जब तक आप अपने कारोबारी को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, उससे पहले मतलब इस दफ़ा 5,600 अरब रुपये का बजट खसारा है। जी जी। तो ऐसे हालात में उनका जो बजट खसारे का जो बोझ है
वो किस तरह हुकूमत उसको किस तरह पूरा करेगी? तमाम बोझ आवाम पे पड़ेगा या कोई इस बजट में कोई नया टैक्स लगेगा, क्या होगा, क्या समझते जब हैं? तक आप डायरेक्ट टैक्सेस की बजाय इनडायरेक्ट पे लोड डालते रहेंगे और डायरेक्ट टैक्सेस में भी आप विद होल्डिंग पे लोड डालते रहेंगे, ये मामला नहीं चलेगा। आपको इनडायरेक्ट टैक्स की बजाय डायरेक्ट टैक्स पे ज़्यादा देना चाहिए, ताकि जो बंदा कमा के जा रहा है उससे आप लें। जो बंदा अगर चीज़ बेचने से जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उससे ही इकोनॉमी इस तरह नहीं चल सकती है कि जब तक आप अमीर से पैसा लेके गरीब पर या हुकूमत को नहीं देंगे, ये जो बजट टारगेट नहीं होगा। और तो ये एफबीआर के निज़ाम हवाले है हमारे जो जी टैक्स जी निज़ाम मौजूदा है, ये है जो आम बंदे अमीर से टैक्स लेकर इनकम पे उस गरीब पे खर्च किया जा रहा है। इनकम टैक्स वाले था ही नहीं है देने इनकम वाले, टैक्स कितने में फीसद है वो तो मैं हमारे ना गुजारिश होने के कर रहा हूँ, बराबर है। उसके लिए ज़रूरी है, यही मैं गुजारिश कर रहा था। जी जी उसके लिए एक तो अगर आप जब तक इंडस्ट्री को और एंटरप्रेन्योरशिप को आप प्रमोट नहीं करेंगे, उनको कोई फैसिलिटी नहीं देंगे, तब तक ये काम नहीं होगा। एक गुजारिश। दूसरा ये है कि इनको जो इनका एक बीटीपी का निज़ाम था एफबीआर का, टैक्स ब्रॉडनिंग का, टैक्स बेस का, हाँ जिसको टैक्स बेस, डायरेक्टोरेट जनरल भी बना दिया गया हाँ था जी ना। बना दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। उसके कुछ मुहर्रकात होंगे, जी जी लेकिन जब तक आप उस चीज़ को आगे नहीं लेके आएंगे, एक तो देखा जाए जिसके पास मोबाइल सिम है ना, वो भी टैक्स दे रहा है, जी जी। लेकिन डायरेक्ट टैक्स उस हवाले से नहीं आ रहा कि आप दुकानदार, आप कारोबारी को टारगेट करें और उससे टैक्स कलेक्ट करें, नुमान साहब, ना जिस कि तरह- जी जी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे वो आप लोड जब दें, सेल एफबीआर टैक्स बढ़ा दें, यूं कर दें या कर दें। एफबीआर के पास आप बजट भी उससे बनवाएंगे, टैक्स कलेक्शन भी उससे करवाएंगे, तमाम काम भी उनसे करवाएंगे, तो फिर वो उनका काम टैक्स कलेक्शन करना है या बजट बनाना है। जब सारे काम आप उनसे लेंगे तो फिर वो अफसरान क्या करेंगे? दफ्तरों तक मौजूदा टैक्स पेयर को टारगेट करेंगे, फिर नए वो किस तो तरह फिर लेके वो आएंगे? जो उनके क्या कहते हैं, जो बकरा इनके पास आ जाएगा उसको बोटी नहीं खाएंगे, ज़िबाई करेंगे। सही और बात, सही कह रहे हैं आप। ये मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादती है। नए अच्छा, टैक्स दूसरा गुजार के लिए आजकल कोशिश बड़े करनी टैक्स चाहिए। नोटिस की भरमार है। आज मई जा रहा है, जून आने वाला है, हुकूमत का कोई नाम निशान नज़र नहीं आ रहा। इस हालात में जो एफबीआर का करैक्टर है, आप समझते हैं कि ये करप्शन का बाजार गर्म हुआ है या हकीकी 2020 के 21 के 22 का ऑडिट खोले हुए हैं? सर ऑडिट के साथ साथ मैं समझता हूँ जो अहम इशू ये है कि आप आजकल जो असेसमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि आपके इल्म में है 2016 टैक्स ईयर 2016 जो टाइम बार्ड हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना हाई हेडेडनेस है, बहुत जुल्म हो रहा है आपके पास। आप रिकॉर्ड दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, इवन सुपीरियर कोर्ट्स में भी ये बात को नोट किया जा रहा है। कमिश्नर अपील्स बहुत तंग हैं कि जो एक हक किसी टैक्स पेयर का बनता भी है वो भी नहीं दिया जा रहा। एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। मिसाल है, किसी ने एक फॉरेन रेमिटेंस के ज़रिए किसी के पास 50 लाख रुपए या 3 लाख रुपए आया या 20 लाख आया, वो उसने सारे रिकॉर्ड दे दिया और आप उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला कर दें। जब आप फ़ैसला करेंगे तो उसके ख़िलाफ़ नेचुरली टैक्स पेयर जो टैक्स कंप्लाइंट है, उसने तो कंप्लाइंस की हुई है, वो तो अपील में जाएगा। अपील में जाएगा, लोड किसके ऊपर पड़ा? कमिश्नर अपील पे पड़ा। उसके पास इतनी है, मुख्तलिफ कमिश्नर अपील्स हैं जो लाहौर में। वैसे नुमान साहब, क्योंकि सदर हैं आप, जितने भी असेसमेंट ऑफिसर हैं, जितने भी उनके फैसले हैं, आप समझते हैं जब वो ट्रिब्यूनल में या कोर्ट में या अपीलों में फैसले पेंडिंग पड़े हैं, जो अरबों का टैक्स दिखाया है हुकूमत को, अदालतों में जाके वो सिफर हो जाता है, उनका कोई मुहासबा होना चाहिए? ये देखें जी, इसमें जब आप ऑफिसर का टारगेट ओरिएंटेड बेस आपकी कर देंगे कि आपने इतने करोड़ रुपए या इतने अरब रुपया एक जोन ने अपनी रिकवरी बनानी है, तो जो रिकवरी वाला है उसने तो सिर्फ अपना डिमांड बनानी है, रिकवरी वाले मामला मोड़ डाला था। और 90% मेरे ख्याल में 90% भी कम है, 95% मैं समझता हूँ केसेस इवन कमिश्नर अपील्स और ट्राइब्यूनल में ख़त्म हो जाते हैं, लीगल इश्यूज़ की हद तक रह जाते हैं। और ज़रा सा थोड़ा सा ना टैक्स के जो हमारे कलेक्टर्स हैं, इनको थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होना चाहिए। थोड़ा सा देखें कि यार एक टैक्स पेयर अगर आ गया है, थानेदार ना बने, सिपाही वाला, पुलिस वाला ना बने कि अगर कोई आ गया तो उसके बारे में आप इस वैसे तरह की नुमान साहब, सोच के। मैं एक दिन चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के पास बैठा हुआ, तो वो मुझे बता रहे थे हमने जो लिटिगेशन केसेस है तमाम ख़त्म करके 539 सिर्फ टोटल केसेस रह गए हैं, वो भी इस साल हमने नीचे ले जाने हैं। तो ये फिर इस तरह का टारगेट होना चाहिए ना, जहाँ लिटिगेशन बहुत कम हो। देखिए, आप पीआरए का मुकाबला एफबीआर से नहीं करते। एफबीआर एक बहुत जी बड़ा जी, है, कोई शक नहीं है, लेकिन वो ये जितने बात सही है 10-12 कि साल में इसमें जितनी अब तरक्की की है इन्होंने जी। एक दो तीन अहम इशू रह गए हैं। एक जो आपने विद होल्डिंग के हवाले से जो पीआरए ने नोटिस दिए थे, एक वो बड़ा अहम इशू है, वो भी मेरे ख्याल में 1-2 दिनों में केस लगा हुआ है। दूसरा एक जो विद होल्डिंग एजेंट्स हैं जो टैक्स पेयर वैसे सर्विसेज नहीं दे रहे, लेकिन जो सर्विसेज ले रहे हैं उनके हवाले से है। जी जी। एक उनका हमारा रह गया है इस यहाँ पे पीआरए का इशू विद होल्डिंग के साथ साथ। चलो मैं दोबारा अनुमान साहब आपकी तरफ आता हूँ। उमर साहब, हमारे दोस्त ने, उमर साहब ने बात की थी WWF की और एग्रीकल्चर की। क्या समझते हैं ये इस दफ़ा बजट में
कोई इस तरह के बजट आएंगे या इस तरफ आप तवज्जो देगी PRA? देखें, इस साल PRA ने ओपनली जितनी भी आपकी पाकिस्तान की या पंजाब की मेजर एसोसिएशंस हैं, टैक्स बार्स हैं, उन सब से बजट प्रपोजल्स लिए हैं कि आने, और उस पर बाकायदा एक लार्ज लेवल पे वर्किंग हुई है, जिस पे कि हमने देखा है कि फिगर्स के साथ कि क्या रेवेन्यू इम्पैक्ट आएगा अगर हम बजट में ऐसी चेंजेस करते हैं। तो जो भी ऐसे प्रपोजल्स हमें मौसूल हुए हैं जिनसे वाकई जो सीनियर हमारे अफसरान हैं उनको लगता है कि इससे फ़र्क आएगा, तो वो हमने आने वाले जो है ना बजट में प्रपोज़ किए हैं। जहाँ तक बात है अपकमिंग बजट में कोई रेट वापस रिवाइज होने की, जो कि रिड्यूस रेट हमने किए थे पिछले, तो हम कोई भी रेट रिवाइज नहीं कर रहे, वही रेट रहेंगे, जो रेट्स वही रहेंगे। नया को टैक्स लगेगा नया जहाँ तक बात है, एक सर्विस सेक्टर हमारे पास ऐड हुआ था जो कि एक साइज से हमारे पास आया था, एंटरटेनमेंट का सेक्टर पिछले फाइनेंस बिल में। वो ज़ीरो रेटेड था। वो ज़ीरो रेटेड इसलिए था कि उस टाइम आपके जितने भी थिएटर सिनेमाज ये कोविड की वजह से बंद थे, और हमारा एम ये था कि चलें हम इनको इनरोल कर लेंगे, जब इनका काम शुरू होगा तो इन पे टैक्स लग। तो इस आने वाले जो बजट है उसमें ये प्रपोज्ड है कि इन पे 5% जो है ना वो सेल्स टैक्स एप्लीकेबल होगा। इनपुट एडजस्टमेंट उसमें नहीं होगी, ज़ाहिर बात है, लेकिन ऑब्वियसली एक बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट है। जिस तरह से आप देखें कि PRA हमेशा से इस चीज़ को प्रमोट करता है कि टैक्स पेयर हमें जिस तरह से कहें, और अगर हमें उसमें कोई टैक्स की कलेक्शन में या उस तरह से कोई नुकसान नहीं है तो हम उसको ले लेते हैं। जिस तरह कि आप एक मिसाल मैं आपको देता हूँ आर्किटेक्ट्स की। आर्किटेक्ट्स पे पहले रेट जो है वो 16% होता था। आर्किटेक्ट्स की जो एसोसिएशन है, ख़ासतौर पर लाहौर में, लाहौर का एक बड़ा सेक्टर है, उन्होंने PRA के साथ फेस टू फेस हमसे 2 या 3 मीटिंग्स की हैं, जिस पे कि जब उन्होंने प्रपोजल दिया कि आप इसको रिवाइज़ कर दें, रेट को रिड्यूस कर दें, तो हम लोग अपने जितने भी हमारे रजिस्टर्ड लोग हैं हमारी एसोसिएशन के साथ, हम उनको PRA में लाएंगे। और ऐसा ही हुआ कि रजिस्ट्रेशन जब उनका रेट 5% हो गया तो आर्किटेक्ट्स की ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशंस बढ़ गई हैं और टैक्स आना शुरू। अच्छा उमर साहब, कितनी सर्विसेज हैं? क्योंकि जब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने आगाज़ किया था 4-5 सर्विसेज थी, अब जो मेरे लिए में 50+ हैं, ये कितनी सर्विसेज हैं और किन किन पे ग्रिप हो चुकी है PRA की? टोटल देखें, टोटल 70 हेड्स हैं इस टाइम हमारे, यानी कि 70 सर्विसेज आपको मिल चुकी हैं। 70 सर्विसेज हैं, जिसमें कि लेटेस्ट जो ऐड हुई थी पिछले फाइनेंस बिल में एंटरटेनमेंट सेक्टर ऐड हुआ था सीरियल नंबर 70 पे। हमारा जो सेकंड स्केड्यूल है पंजाब सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज एक्ट का। जहाँ तक ग्रिप की बात करते हैं तो ग्रिप अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है PRA की सारे सर्विस सेक्टर्स पे, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया, वो ये अर्ज़ किया था कि हमने स्पेसिफिकली हर सर्विस सेक्टर की अलग अलग वर्कशॉप्स कराई हैं। जो ऑफिसर्स इंचार्ज हैं, जिनके पास जुरिस्डिक्शंस हैं, हमने कोई भी ऐसा सर्विस सेक्टर नहीं है जो छोड़ दिया हो जिनको हमने वर्कशॉप और आगाही, जिसको आप कह लेंगे टैक्स अवेयरनेस, ना दी हो। तो इस टाइम हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पैनल पे जितने भी उस सर्विस सेक्टर्स हैं वो तमाम PRA के साथ अवेयर हैं, और वो कॉन्टीन्यूस अवेयरनेस सेशन चलते जा रहे हैं। वो अभी भी हम उसको नहीं रोक रहे। हालांकि अब हम टैक्स कलेक्शन जो हमारा टारगेट है हमने रिवाइज़ करा के, जिस तरह कि मैंने अर्ज़ किया, उसको बढ़ा लिया है, लेकिन तब भी क्योंकि आने वाले सालों में हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ख़ास तौर पर इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि आपके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट के ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने कल को अपने कारोबार करने हैं या जॉब भी करनी है, हम उनको भी अवेयरनेस सेशंस देते हैं, क्योंकि वो कल को हमारे टैक्स एम्बेसडर्स बनेंगे। आगाही के नाम से एक मजमून भी तो शुरू हुआ था किताब में, 8वीं क्लास की किताब थी जिसमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने एक मजमून शुरू किया था टैक्सेस के हवाले से। वैसे एक स्पेशल एक किताब होनी चाहिए जो टैक्सेशन के हवाले से, जब मैटर की सनद मिले तो बच्चे को रिटर्न फिल करनी आती है, उसको पता हो टैक्स क्या है। इसमें PRA की अगर आप बात करें कि PRA ने इसमें कैसे कोशिश की है, तो वो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेजर जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमने वहाँ पे जब अवेयरनेस सेशंस दिए हैं तो एक प्रपोजल दिए हैं कि ख़ास तौर पे फाइनेंस के कोर्सेज़ हैं या आपके कोई टैक्सेशन से रिलेटेड कोर्सेज़ हैं, उसमें आप ख़ास तौर पर रिटर्न फाइल करना सिखाएँ लोगों को। जिसने कल को बिजनेस करना है, अगर बिजनेस नहीं भी करना तो साल के एंड में इनकम टैक्स की तो रिटर्न फाइल करनी है ना। तो जब वो आपको एजुकेशनल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे ही रिटर्न फाइल करना आ जाएगी, तो आपको कल को किसी को देखना नहीं पड़ेगा। अब आप जो है ना फ्रीली और इंडिपेंडेंटली अपना ऐसे काम कर सकते हैं। अच्छा उमर साहब, हुकूमत का या अफसरान का एक रवैया होता है, जो अफसर पूरा टारगेट कर लेता है उसको आगे से डबल दिया जाता है। अगर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टारगेट जिस तरह रिवाइज़ हुआ है उसको पूरा कर लेगी तो आइंदा का जो बजट है इसमें फिर उसको ये 300 बिलियन पे चला जाएगा, टारगेट 200 पे चला जाएगा। इसके हवाले से कुछ आपके पास नवीद है, या नए टैक्स की कोई नवीद हो, या कोई ऐसी खुशखबरी हो जो आवाम को दी जा सकती है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के हवाले से? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जी उमर साहब, बात है कि टारगेट डबल होगा कि नहीं होगा, इस पे कोई रेलिवेंटली कमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा। टारगेट इंक्रीज ज़रूर होगा, बढ़ेगा ज़रूर पिछले साल की निस्बत। और जहाँ तक बात है कि टैक्स पेयर्स को क्या ऐसी फैसिलिटी दी जा रही है, तो वो फैसिलिटेशन देखें, सबसे बड़ी तो ये है ना कि हम जो रेट हमने रिड्यूस किए थे वो हम रिवाइज ही नहीं कर रहे अगले सबसे बड़ी, इससे बड़ी फैसिलिटेशन तो हो नहीं सकती। और उसके साथ साथ जैसे कि मैं अर्ज़ करता आ रहा हूँ अब तक कि टैक्स पेयर का जो एक डर है वो पीआरए के साथ ख़त्म हो गया। जब आपका एक फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन रहता है ऑफिसर्स के साथ और अपना आप कोई भी इशू आके डिस्कस कर लेते हैं। इस साल में तो आपको पीछे बैंक अटैच किए हैं, कुछ आप किए हैं इस साल में? देखें, इस पूरे साल के अंदर हमने कोई भी सीलिंग एक्टिविटी नहीं की। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया, कोई बैंक अटैचमेंट नहीं की, कोई रिकॉर्ड इंपाउंडिंग नहीं की। अलबत्ता अगर कोई कंसिस्टेंट नॉन कंप्लायंट एक सर्विस प्रोवाइडर है जिसको आप 3 से 4 नोटिस भेजने के बाद भी वो आके पीआरए में रजिस्टर नहीं होता, तो मजबूरन हम उसके पास फिजिकली जो है ऑफिसर्स विजिट करके उसको जो है ना जाके नोटिस सर्व कराते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आके रजिस्टर हो जाएं, नहीं तो हम कानून के पाबंद हैं, हमें मजबूर मत करें कि हम ऐसा कोई एक्शन लें। वो भी सिर्फ उसके लिए जो कि मैं बार बार एक तो गिरफ्तारियां अमल में आई? नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ हमने पिछले 2 सालों में, बल्कि पिछले 3 सालों में पीआरए ने ऐसी अभी तक कोई भी एक्टिविटी नहीं की, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस और टैक्स एजुकेशन से और स्मार्ट वर्किंग स्ट्रेटजी से जो है ना वो टैक्स, अल्लाह का शुक्र है कि इकट्ठा होता जा रहा है। ऐसी कौन सी आपकी पॉलिसी है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जिससे टैक्स पेयर का खौफ जो दूर हो रहा है? ओपन डोर पॉलिसी है या वर्कशॉप्स हैं? हमारे क्या है? देखिए, हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर से लेके हमारे चेयरपर्सन जो ऑनरेबल हैं, कोई भी टैक्स पेयर विदाउट अपॉइंटमेंट ओपन डोर पॉलिसी के तहत जाके अपना इशू डिस्कस कर सकता है। आपको कोई अपॉइंटमेंट लेने की कमिश्नर साहब से, चेयरमैन साहब से ज़रूरत नहीं है। जब इतनी ज़्यादा एक ओपन डोर पॉलिसी है तो टैक्स पेयर का क्या डर रह जाएगा? टैक्स पेयर का कोई इशू है वो जाके डिस्कस करे और उसको जाकर रिजॉल्व सऊद करे। अतीक साहब, क्योंकि आप EIMS को देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर को, उसको आपके पास लोग आते हैं, आपको कोई पॉलिसी दी जाती है, इनके ज़रिए आपने चलना है, इन सेक्टर को लेकर आना है, इनको लोगों को राग़िब करना है रजिस्ट्रेशन की तरफ? देखिए जी, हमारे या आपका सॉफ्टवेयर भी कुछ बताता है आपको ये लोग रजिस्टर नहीं है, इनको नोटिस करें? जी बिल्कुल, हमारा जो EMS का सॉफ्टवेयर है वो इंतहाई आसान है। उसमें सिर्फ एक कंप्यूटर चाहिए और एक लिंक है जिसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास रियल टाइम सेल, उसमें कुछ सवाल जवाब इतना मुश्किल है ही नहीं। बाकी जितने, अब हमारा जो फोकस है इस वक्त वो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कोरियर, ब्यूटी पार्लर, ये हमारे फोकस्ड है। जितने आपकी सर्विसेज है सबको इस सिस्टम के जरिए? नहीं, सब तो नहीं, अभी नहीं। फिल वक्त इसको मैं ऐसे कहूँगा कि अभी नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम बाकी सर्विसेज में भी लेके आएंगे। उसके अलावा जो पीआरए ने एक बड़ा एहसन का कदम जो है वो ये है कि पीआरए ने एक MOU साइन किया है रिसर्च इंस्टीट्यूट से, एक महबूल हक है। बाकी दुनिया की वर्ल्ड टॉप जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है जी, उनके रिसर्चर्स को हमने इंगेज किया कि वो हमारे आके टैक्स पॉलिसी के जो गैप्स हैं उसको आइडेंटिफाई करें और जो परफॉर्मेंस है पीआरए की उसको भी बताएं, उसको कमी कहाँ पे बिल्कुल है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह हम अपने आप को, पीआरए इज कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग, मतलब हम हमेशा एक इम्प्रूविंग स्टेट में रहते हैं कि किस तरह अपने आप को बेहतर करना है। कोई शक नहीं। नुमान साहब, आपने सब साहब की बात सुनी, बहुत बड़ी बात है। एक्सपर्ट जो पाकिस्तान में मौजूद हैं लेकिन इंटरनेशनल तौर पे यूनिवर्सिटी से एक्सपर्ट लिए जाएं, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको भी दिखाया जाए, हमारी परफॉर्मेंस में कहाँ कमी है, इंतज़ामी निज़ाम में, दूसरे निज़ाम में कहाँ ख़राबी है, टैक्स खला कहाँ मौजूद है जहाँ पीआरए को काम करने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी बात है। आप खुद को पेश कर रहे हैं साहब के लिए हर तरह से जी और अपना आपको चेक करवाना मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ। ऐसा अगर निज़ाम हो, दूसरी जो जिसको लोग खौफज़दा हैं, लोग कहते हैं टैक्स बरादरी, वो ताजिर बरादरी कहती है टैक्स देना चाहते हैं लेकिन सिस्टम सही नहीं है, फिर दुरुस्त हो सकता है? वो ये जो देना चाहते हैं और सिस्टम ठीक नहीं, ये भी एक हमारा रटा रटाया जुमला है। कोई भी टैक्स देना नहीं चाहता और कोई भी सिस्टम से के अंदर आना नहीं चाहता। इन्होंने बात की जिस तरह POS में कोई टैक्स पेयर नहीं आना चाहता, जो अगर आप FBR में देखें, उमर साहब ने बेहतरीन बात की कि हमने रिड्यूस टैक्स किए, टैक्स पेयर आया। और जैसे इन्होंने बताया, जब आपको इनपुट नहीं मिलेगा और आउटपुट का आपको इशू नहीं, जितनी सेल हुई, बेसिकली ये जो अभी सर्विसेज इन्होंने पीआरए ने की, ऑलमोस्ट काउंटर सेल सर्विसेज हैं कि लोग आते हैं, अब सर्विसेज ली और चले गए। और ऐसी सर्विसेज को आप रियल टाइम पे कर रहे हैं। ब्यूटी पार्लर भी हो गया, आपके काउंटर पे कोरियर वाला आया वो ले गया। इन चीज़ों से यकीनी तौर पे फ़र्क पड़ता है। हाँ, जो शादी हाल है, डेबिट कार्ड पे भी जो उस पर पैसे रिड्यूस रेट है ना, हाँ जी, वो गुजारिश मकसद आप जिस तरह आपने फरमाया कि ये
या एहतसाब में पेश करने की वजह से अब ये वक्त है ना कि लोग खुले दिल से PRA की कैश तरफ आते इकोनॉमी भी की हैं। वजह से दस्तावेजी मुआशरत मुमकिन नहीं हो रही थी। अगर ये जदीद टेक्नोलॉजी का सारा फ़ायदा PRA उठा रहा है, इसे उठाना चाहिए फ़ायदा। ये तो उठा रहे हैं, बेहतरीन फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ PRA बेहतरीन फ़ायदा उठा रहा है, और ये इस PRA के ज़रिए बाकी जो हमारे दूसरे सूबे भी हैं, उनको इस तर्ज पर आना अच्छा सर, चाहिए। आखिर में थोड़ा सा लाहौर टैक्स बार की तरफ से क्या बजट तजवीज़ दी गई हैं PRA के हवाले से बता दीजिएगा, और वफा के हवाले से। PRA के हवाले से तो यही है कि जितनी लिटिगेशन कम कर दी है, ये एक बड़ी खुशाइन बात है। और हम ये समझते हैं, टैक्स बार के हवाले से बात कर रहा हूँ, ये समझते हैं कि इनकी पॉलिसीज़ को हम इंडोर्स करते हैं। और कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनको अगर जिस तरह ये ले रहे हैं और इस तरह चल रहे हैं तो हमारे टारगेट बेहतरीन हो रहे हैं। और PRA के हवाले से टैक्स बार में किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। जहाँ तक बात है FBR की, उसमें मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट टैक्सेशन पे लोड डालना चाहिए, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ये जो ID कार्ड है इसको ख़त्म करना चाहिए। टैक्स पेयर पे एतमाद नहीं है। जो एतमाद टैक्स पेयर को PRA में है वो एतमाद FBR में नहीं है। एतमाद की कमी की वजह ये है कि आपने उस जो भी कोई टैक्स पेयर अगर उनके कोई गलती कर दे या कोई गलत रिटर्न फाइल कर दे, तो उसके इतना मल्टीप्लाई करके टैक्स लगा देते हैं। पेनल्टीज बहुत ज़्यादा है, वो पेनल्टीज नहीं होनी हैं, चाहिए। वो लगती हैं, जिसकी वजह से। और ख़ास तौर पे अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी की बात की जाती है, अगर वो इकॉनमी डॉक्यूमेंटेशन दी भी है जिस उसको माना नहीं जाता। डरा देते हैं, एक नमाज छोड़ दी तो इतना गुनाह है, फिर वो एक छोड़ने वाला दूसरी भी छोड़ देता है। वो उस यही हवाले वजह से है। तो इतनी आप penalties रोज़ाना बेहतर daily जानते base होंगे। मैं करते तो जाएं। सिर्फ ये बात करूंगा कि अगर एतमाद की कमी FBR के हवाले से बहुत ज़्यादा है। ये जो बात है ना, देना नहीं चाहते, ये ऐसी बात नहीं है, एतमाद की कमी है। टैक्स गुजार को भी ज़रा खुशदिली से अपना टैक्स देना चाहिए। आप 4 लाख रुपया आपने बेसिक एग्जाम्पशन लिखी हुई कारोबार की, कौन सा ऐसा बंदा है जो 4 लाख से ज़्यादा नहीं कमाता और लेकिन फिर भी टैक्स के जो है निज़ाम में आना चाहिए। थोड़ा सा अगर यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम है तो उसके साथ इम्यूनिटी का भी अगर कोई कर दें और उससे आपको टैक्स रेट मिल जाए, जैसे 709 ऑर्डिनेंस में था, अगर आपको इम्यूनिटी मिल जाए तो थोड़ा सा टैक्स पेयर को रिलीफ मिल जाएगा। और लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी की बात की जाए तो वो वैसी इम्यूनिटी नहीं मिल सकती। हर केस आपका ऑडिट केस है, मुकम्मल आपके डिटेल होना चाहिए। सेक्शन 177 में वास्ट FBR के पास इख्तियारात हैं, देख सकते हैं। 122(5)(a) है, 122(5) है, सेक्शन 21 है, और 182 में काफ़ी पेनल्टीज़ हैं। ज़रा सा इसको थोड़ा सा लीनियंट व्यू लें, और टैक्स गुजार को सेल टैक्स में बिलखुसूस मैं समझता हूँ थोड़ा सा सांस लेने दें। जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उससे महंगाई बढ़ती है। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, ये पूरा जो ड्रामा इकोनॉमिक पॉलिसीज़ या ख़जाना खाली है, इंपोर्ट रोक दें, डॉलर को जाने दें, इन सारे ड्रामों का जो सीन है एंड पे कहाँ पे होना है? आप क्या समझते हैं, किस तरह ये बेहतर हो सकता है? सर, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की इस वक्त प्रेजेंट जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो अराउंड $16.5 बिलियन के हैं, जिसके अंदर $6.5 बिलियन कमर्शियल बैंकों के पास हैं, $10 बिलियन स्टेट बैंक के पास हैं। पाकिस्तान की आज 73 साल की हिस्ट्री निकाल के देख ले, उसमें से 70 साल पाकिस्तान के पास ये इतने रिज़र्व रहे हैं। कभी $10 बिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान के पास 70 साल में रिज़र्व नहीं ज़्यादा रहे। ये खाम खा का पैनिक और केओस क्रिएट की जा रही है। ये मैं फिर बताऊंगा कि ये साजिश है। ये साजिश वो नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत बदलने की साजिश, ये साजिश तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। ये पाकिस्तान को ख़राब करने की, तोड़ने की साजिश है। हमें बड़ा सीरियसली इसको सोचना चाहिए। पाकिस्तान को आपकी पिछले महीने इंपोर्ट्स $6.5 बिलियन की थी और आपकी एक्सपोर्ट और रेमिटेंस $6.25 बिलियन की थी। पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क के लिए $250 मिलियन तो मसला ही कोई नहीं है। इससे ज़्यादा मसला ही नहीं था आपका। कर्ज़ों का मसला था, वो रोल ओवर में जाएं। देखिए, आपको तमाम लेंडर्स के साथ बात करनी पड़ेगी कि जी हमें 2 साल का रोल ओवर दे दें, और अपनी जो इंपोर्ट्स है उसको 60 बिलियन से नीचे रखना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट्स को हमें रफली 67-68 तक रेमिटेंसेस समेत डाल के लाना पड़ेगा। हर साल में $7 से $8 बिलियन क्रिएट करें, 4 साल में कर्ज़े भी उतर जाते हैं। सिर्फ नीयत और हौसले की बात है, नीयत और हौसले की बात है। अच्छा, ये नीयत और हौसला जो आने वाले बजट में बजट खसारे के तहत पेश किया जा रहा है, उम्मीद की किरण नजर मैं आती है? अब आपको बताऊं, अगले बजट में हुकूमत 7300 अरब रुपए टैक्स का टारगेट रख रही है, 7312 अरब रुपए का। इसका मतलब है हमें दमखम है तो हम 7312 पर जा रहे हैं। अभी ये दोनों मेरे दोस्त PRA के बैठे, बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं, PRA का स्कोप वाइड करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स जो है या उसको प्रोविंशियल सतह पर है, वो भी ये लोग कलेक्ट करें।
एग्रीकल्चर से। हाँ, म्यूनसिपल टैक्सेस इनके सारे जिम्मे डाल जी, दें। जी। और सबसे बढ़ के मैं सिंगापुर गया तो सबसे अमीर इदारे थे वर्कर वेलफेयर फंड वाले और EOBI वाले। अब 18th अमेंडमेंट के बाद दोनों इदारे इनके पास आ गए। WWF भी इनके पास आ गया, और जो कभी फेडरल हुकूमत ने कभी दिया ही नहीं, गरीबों का हक लेबर को कभी मिला ही नहीं। इन लोगों को चाहिए अगर सिर्फ WWF की मद में पंजाब की इंडस्ट्री से कलेक्शन करें तो मैं इनको आज लिख के देने को तैयार हूँ कि साल का 200 अरब रुपए से ज़्यादा की कलेक्शन है। कम अज़ कम 200। अब तो FBR भी नोटिस कर रहा है। नहीं, वो गलत कर रहा है। आफ्टर 18th अमेंडमेंट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2017 PLD 28, उसमें उन्होंने कहा ये सिर्फ सूबाई हुकूमतें इकट्ठा कर सकती है, वफाक नहीं। अच्छा, वैसे जो एक्साइज है और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, अगर इनको इकट्ठा कर दिया जाए, इस पे है तजवीज़ कोई? देखिए, एक्साइज उनके पास बात तो एक बिल्कुल उनकी ग्रिप बहुत है, बहुत ज़्यादा उनका गैर ऑफिसेज ज़रूरी है हैं। ज़्यादा अथॉरिटीज़ बनाना, लेकिन मैं एक्साइज को जरूर इस वक्त जो इनका जो स्ट्रक्चर है ना, ये बेहतरीन है, ये फ्रेंडली है, लोग इनसे डरते नहीं है। एक्साइज का बिल्कुल वही पुराना वाला इदारों का जो होता है, ब्लैकमेलिंग एंड करप्शन इज़ देयर। तो मैं तो कहूँगा कि इनको सारा इख्तियार दे, वो इदारे ही ख़त्म कर दें। ये तो बिल्कुल, मैं आपको बात बताऊँ, ये फ्रैंक सी मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये आप लोगों से परसुएसिव मेथड के साथ टैक्स ले सकते हैं, कोर्सिव मेथड के साथ टैक्स नहीं ले सकते। नुमान साहब आपको बहुत शुक्रिया, सऊद साहब आपको बहुत शुक्रिया, उमर फ़ारूक साहब आपको बहुत शुक्रिया, उमर इकबाल ख्वाजा साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। मौजूदा टैक्स पेयर को रिलीफ देने के लिए टैक्स रेट कम किए जाएँ, नए टैक्स पेयर को लाने के लिए इक़दाम किए जाएँ, क्योंकि ये अगर लोगों का एतमाद होगा तो लोग टैक्स नेट में आएंगे। अगर टैक्स नेट में आएंगे तो गैर मुल्की कर्ज़ों से निजात मिलेगी, और गैर मुल्की कर्ज़ों से निजात मिलेगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान की तरक्की हमारी तरक्की है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।